हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज दार के गुरुजी प्लेटफॉर्म पे। और आप सभी देख रहे हैं सोशल की वही स्पेशल क्लासेस वाली सीरीज। तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, पहला चैप्टर हम अपना ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास वाला पार्ट। ठीक है, आज हम आप सभी के लिए बेटा लेकर आए हैं सेकंड जो आपका चैप्टर है ज्योग्राफी का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जिसको हिंदी में इसका नाम है भैया वन एवं वन्य जीव। ठीक है, इसमें जो हम जानकारी लेंगे वो किसके बारे में लेंगे बेटा जी? वनों के बारे में लेंगे और वहां पे रहने वाले प्राणियों के बारे में जो है पूरी की पूरी जानकारी हम इस चैप्टर के अंदर लेंगे। इस जो चैप्टर से जो आपकी टोटल जो मार्किंग होने वाली है वो कितने, केवल 4 मार्क्स की बेटा मार्किंग होने वाली है। 4 मार्क्स का जो है 4 नंबर का आपका जो है यहाँ से आने वाला है इस वाले चैप्टर से बेटा आप सभी लोगों का। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। 4 मार्क्स का है, आपकी सोशल में 5 मार्क वाले चैप्टर, 4 मार्क वाले चैप्टर और 3 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले, इस तरीके से डिवाइडेशन बेटा मार्किंग का किया गया है। तो सबसे पहले अभी हम 4-4 नंबर वाले चैप्टर्स को उठा रहे हैं। इसी के बीच में जो है हम 5-5 मार्क्स वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि पूरे सोशल में मात्र 2 ही चैप्टर हैं। ठीक है, और उन्हीं से जो है बड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। और इसके बाद आपका बेटा 3 मार्क्स वाला और 2 मार्क्स वाले चैप्टर को हम बाद में उठाएंगे। तो एक एक करके बेटा जो डिजाइनिंग करूंगा अब मैं अपने हिसाब से करूंगा, ना कि स्टूडेंटों की डिमांड के अनुसार। ठीक है, क्योंकि बेटा आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा जो है गेन करना है काय में, एमपी बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है बेटा जी, तो आज हम बेटा अपना शुरू करने वाले हैं जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है क्या बेटा? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्या नाम, क्या शुरू करने वाले हैं बेटा? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो सभी बच्चों से एक बार मेरा बेटा कहना यही रहेगा बेटा, किताबें अपनी जल्दी जल्दी सामने रख लो और सभी बच्चे क्या करो, एक भाई साहब कॉपी पेन जो भी रजिस्टर आप बना रहे हो अपने नोट्स उनको निकाल के बैठ जाओ जल्दी से। ठीक है, वन एवं वन्य जीव चैप्टर जो है हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेटा, आज पढ़ने वाले हैं। सभी लोग जल्दी से बेटा क्या करें, अपनी अपनी बेटा किताबें निकाल लें। क्या करें, जल्दी से अपनी बुक्स निकाल लें, अपनी जल्दी से किताबें निकाल लें सभी बच्चे, मेरे प्यारे सभी भाई बहन जो भी हैं, जो भी बेटा इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी जल्दी से क्या करें बेटा, अपनी किताबें निकाल लें। ठीक है, तो सभी लोगों से यही कहना रहेगा बेटा, आई होप सबने निकाल ली होगी। और जो है हम चालू करने वाले हैं अपना चैप्टर। तो बेटा ये सबसे पहले हम पार्ट में ये पढ़ेंगे कि भैया ये क्या है, फॉरेस्ट क्या है भैया, और ये वाइल्ड लाइफ क्या है। तो वनों के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, वन एक अमूल्य संपदा है जो हमारे लिए बेटा भगवान के द्वारा जो है हमको दी गई है। और वन्य जीव क्या है भैया, जो जंगलों में जो जीव निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या और कैसे। अगर आप वनों के बारे में बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो अपन काय के बारे में पढ़ेंगे बेटा, फ्लोरा के एंड फ्योना के बारे में। काय के बारे में बेटा आप पढ़ेंगे, फ्लोरा एंड फ्योना के बारे में। फ्लोरा माने क्या होता है बेटा, आपके सारे के सारे बेटा प्लांट्स। क्या होता है बेटा, प्लांट्स। और फ्योना माने बेटा आपके क्या होता है, सारे के सारे बेटा एनिमल्स। ठीक है, क्या होता है बेटा जी, एनिमल्स। क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इस चैप्टर में काय के बारे में अपन को स्टार्ट करना है भैया, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में है। इनको अगर हिंदी में कुछ हिंदी वाले बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हमें बता दो, तो फ्लोरा एंड फ्योना तो आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो प्लांट्स के लिए भैया आप हिंदी में लिख सकते हो क्या, पेड़। और एनिमल्स के लिए लिख सकते हो क्या हिंदी में, जानवर। क्या लिख सकते हो बेटा हिंदी में, जानवर। ये 2 शब्द लिख सकते हो आप, क्या, पेड़, और क्या लिख सकते हो बेटा आप, जानवर। ठीक है, तो बेटा जी आपको बता दूं, फ्लोरा एंड फ्योना और जो पेड़ यहाँ पे जंगलों में जब हम देखेंगे तो काफी सारे प्रकार के जो है प्लांट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। वनों में अगर अपन देखेंगे तो काफी सारे प्लांट्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं। और एनिमल्स की अपन बात करेंगे तो काफी सारे प्रकार के अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग टाइप्स के जो है एनिमल्स अपन को देखने के लिए मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसमें भी काफी सारे टाइप्स रहते हैं और इसमें भी काफी सारे टाइप्स रहते हैं। तो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, सभी प्रकार की प्रजातियां क्या कर रही हैं बेटा, इस धरती के ऊपर क्या कर रही हैं, निवास कर रही हैं। ठीक है, इस जमीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर रह रही हैं सभी प्रकार की प्रजातियां। तो उन सभी प्रकार की प्रजातियों को बेटा क्या बोला जाता है, उनमें फ्लोरा एंड फ्योना के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं। कहीं ना कहीं बेटा अगर अपन साइंटिफिक और टेक्निकल रूप से देखेंगे तो जो ह्यूमंस हैं आपके, वो भी क्या माने जाते हैं बेटा, एनिमल्स का ही एक मतलब एक ब्रांच, एनिमल्स की एक ब्रांच में ही इनको ले लिया जाता है। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली इन शब्दों का प्रयोग करके ये कह सकते हो, अपन जो पढ़ने वाले हैं बेटा काय के बारे में पढ़ने वाले हैं, बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां भी बायो शब्द आया है वहां क्या होगा भाई साहब, जीवन होगा। वहां क्या होगा, जीवन। और डायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विविधता। क्या होता है बेटा, विविधता। तो इसका जो शब्द अर्थ इस शब्द का निकलेगा बायोडायवर्सिटी का, इसको बोलते हैं क्या,
जैव विविधता। क्या बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में? जैव विविधता। क्या बोला जाता है बेटा इसको हिंदी में? बायोडायवर्सिटी को जैव विविधता। अब प्रश्न ये उठता है बेटा आखिर के जैव विविधता होती क्या है? क्या प्रश्न उठ के आता है बेटा हमारे सामने कि सर आप हमें ये बता दें कि जैव विविधता होती क्या है। तो सुन लीजिए कि हमारे वातावरण में या एटमॉस्फेयर जो हमारा या हमारी जो पृथ्वी है, हमारी क्या है, जो पृथ्वी है, इस पे जो भांति भांति प्रकार के जो जीवन जो निवास कर रहे हैं, जीवन से क्या समझोगे? जीव। जीवन से क्या है आपका? जीव। या अलग अलग प्रकार के भांति भांति प्रकार के या विभिन्न प्रकार के जो जीव जो निवास कर रहे हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है बेटा? उन सबको मिलाकर ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। एनिमल्स में आप काफी सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखते हो, जैसे कि अब आप ऐसा यहाँ पे और एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, जैसे धरती के ऊपर ह्यूमंस भी रह रहे हैं, छिपकली भी रह रही है, ठीक है, शेर भी रह रहा है, कुत्ता भी रह रहा है, बिल्ली भी रह रही है, बंदर भी रह रहा है। तो कई प्रकार के जो है अलग अलग जानवर, ठीक है, क्या होता है बेटा, इस पृथ्वी के ऊपर निवास करते हैं। और पेड़ों की अपन बात करेंगे तो एक ही प्रकार का पेड़ देखने के लिए नहीं मिलता। आप देख सकते हो अपने आसपास के वातावरण में, एनवायरमेंट में अपन देखते हैं, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में जो है अपन देखते हैं, अपने पर्यावरण में अपन देखते हैं कि कई प्रकार के पेड़ जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। बबूल का भी देख रहे हैं, पीपल का भी देख रहे हैं, नीम का भी देख रहे हैं, तुलसी का देख रहे हैं, और भी तमाम प्रकार के वृक्ष हैं जो हम देखते हैं। काफी बड़े छोटे सब प्रकार के वृक्ष जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सभी पेड़ों से और इन सभी प्रकार के एनिमल यानी कंप्लीटली आपकी ये फ्लोरा एंड फ्योना है, वही सब मिलके क्या बनाती है बेटा? आपकी बायोडायवर्सिटी बनाती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? बायोडायवर्सिटी। यानी अलग अलग प्रकार के जीव, अलग अलग प्रकार के जीव जिस जगह निवास करते हैं या जहां निवास कर रहे हैं वही क्या कहलाती है बेटा? जैव विविधता कहलाती है। अलग अलग प्रकार के जीवों का निवास करना ही बेटा क्या कहलाता है? एक मंडल में जैव विविधता कहलाता है। आई होप कि आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको बेटा जानकर एक हैरानी होगी अपने क्या के भारत देश के बारे में। काय के बारे में बेटा? भारत देश के बारे में। जो हमारा जो इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, वो पूरे वर्ल्ड में पोटी बनती है। यहाँ से सुन लीजिए ध्यान से, इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट है। अब क्या सर काय में रिचेस्ट है? भाई काय में रिचेस्ट है तो बता देते हैं भैया, बायोडायवर्सिटी में। ठीक है, काय में रिचेस्ट है? बायोडायवर्सिटी में, जैव विविधता में। तो इंडिया जो है जैव विविधता में सबसे रिचेस्ट है, रिचेस्ट कंट्री है। कहाँ? बायोडायवर्सिटी के मामले में भैया। कहाँ? काय में? बायोडायवर्सिटी के मामले में जो भारत है सबसे रिचेस्ट कंट्री है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। कहाँ? अपने इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद भी आपको एक बात जान के फिर भी हैरानी होगी, क्या कि लगभग 50% से लगभग 75% तक की स्पीसीज, ऐसा आंकड़ा है या ऐसा माना जाता है कि स्पीसीज अभी तक ढूंढी ही नहीं गई। इनको ढूंढना क्या है बेटा? अभी बाकी है। समझ में आया क्या बोला मैंने? कि लगभग 50 से 75% तक की स्पीसीज तो अभी ढूंढी ही नहीं। जो हमारे सामने जितनी भी स्पीसीज है वो 25 से 30 या 35% तक की स्पीसीज ही हमारे सामने है। ये आंकड़ा एक बताता है क्या? 50 से 75% तक की स्पीसीज के बारे में अभी तो कोई जानकारी ही नहीं है, उनको ढूंढा अभी और जाना है। और इतने में क्या है भाई साहब, ये जो इंडिया है वो कैसी है भाई साहब? वर्ल्ड में कैसी है? वो नंबर 1 है। काय के मामले में बेटा? बायोडायवर्सिटी के मामले में। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसको हटाते हैं और फिर अब चलते हैं अपने अब आगे की ओर। क्या भाई और क्या पढ़ना है अपन को इस चैप्टर में? बायोडायवर्सिटी की कहानी तो आपको आ गई होगी समझ में। ठीक है, क्या बताया मैंने बेटा आपको? अभी स्पीसीज के बारे में बताया कि वर्ल्ड में इंडिया जो है सबसे रिचेस्ट कंट्री है। काय के मामले में बेटा? सबसे रिचेस्ट कंट्री है, जो आपकी स्पीसीज के मामले में सबसे रिचेस्ट कंट्री है। ठीक है, अब आपकी जानकारी के लिए बेटा बता दें कि हम जितना भी अपना जो खाना खा रहे हैं, जो भी कुछ चीज़ें आज अपनी डेली लाइफ में जितनी भी हम यूज़ कर रहे हैं, वो सब की सब जो डेली लाइफ वाली जो चीज़ें हैं ना, वो हमें कहाँ से मिल रही है बेटा? डेली लाइफ वाली चीज़ें बेटा हमें पूरी पूरी कैसे मिल रही है बेटा? फॉरेस्टों से ही मिल रही हैं। जैसे अब क्यों सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं मिल रही? तो जितना भी रॉ मटेरियल जो आ रहा है ना, वो हमारा कहाँ से आ रहा है बेटा? फॉरेस्टों से ही आ रहा है। जैसे कि भाई साहब क्या, अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर की लकड़ी चाहिए, कहाँ से आ रही है? फॉरेस्टों से आ रही है। ठीक है, जितने भी मिनरल्स हैं हमारे सामने वो कहाँ से निकलते हैं बेटा? फॉरेस्टों से ही आते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर जमीन की, अगर एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट यानी फॉरेस्टों को हटा के उस जगह पे क्या बनाया गया भैया? एग्रीकल्चरल लैंड में उसको डेवलप कर दिया गया है और हमें कहीं ना कहीं मिलता है, खाना मिलता है। ठीक है, अगर अपन बात करें क्या कि भैया फलों फूलों की या फिर जितने भी वैसे अपने फूडी आइटम जितने भी रहती हैं,
फल फूल वगैरह, मेवे, मिष्ठान, मिष्ठान तो नहीं, हाँ मेवे वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से मिल रही हैं हमें, जंगलों से प्राप्त हो रही हैं। और भी ऐसी कई सारी चीज़ें हिडन है जो जानकारी हमें खुद नहीं होता कि इतनी सारी चीज़ें, कई प्रकार की जो है हमारी मेडिसिन भी कहाँ से मिलती हैं बेटा, हमें जंगलों से मिलती हैं। जो हम जितनी भी मेडिसिन यूज़ करते हैं उनके भी बारे में भी जो खोज जो की जाती है वो कहाँ से कर ली जाती है, पेड़ों से ही खोज की जाती है। ठीक है, तो प्लांट्स जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा एक ह्यूमन की लाइफ में, ये चीज़ ध्यान रखना। आप समझ में आया? लेकिन फिर भी ह्यूमन जो है ना, मानव जो है बेटा इतना बदमाश है, मानव फिर भी इन पेड़ों को क्या कर रहा है, दनादन 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 क्या कर रहा है, कटिंग करने में लगा हुआ है, यानी जंगलों को क्या कर रहा है भाई साहब, काटने में लगा हुआ है। ठीक है, अब जब आप बेटा खुद सोचिए, जब ये जंगल कटेंगे तो कुछ ना कुछ तो भैया समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जंगलों में कटने से? वही क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, हमारे एनवायरमेंट को क्या मिलेगा बेटा, खतरा हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें जीव जो रह रहे होंगे, हमारे लिए तो चलो मानवों के लिए समस्या हो रही है सो हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या किसके लिए होगी? जिस व्यक्ति का घर मिट रहा होगा। जंगल कहीं ना कहीं किसका घर है बेटा? जंगलों में रहने वाले जीवों का घर है। ठीक है, और अगर उनका अगर घर मिट रहा है तो अगर आपको आपके घर से अगर बेटा बेघर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा, या मुझे मेरे घर से अगर बेघर कर दिया जाए तो कैसा लगेगा? कोई भी व्यक्ति है जिसके आप अगर किसी का अगर घर छीनते हैं तो कैसा लगता है? बुरा लगता है ना। तो वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भैया जब जंगल जब छीनते हैं, छीन कौन रहा है? मानव ही छीन रहा है उनसे। ठीक है, तो जब ये जंगल इन लोगों से छीने जाते हैं तो इनकी क्या स्थिति रहती होगी? तो कहीं ना कहीं ये जीव कैसे होते होंगे? मानव बस्तियों की तरफ बढ़ते होंगे। ठीक है, जितने भी रेजिडेंशियल एरिया हैं हमारे उनकी तरफ बढ़ेंगे जब उनके जंगल कटेंगे तो, और इधर आएंगे तो बेचारे मारे जाएंगे। तो किस्सा हो जाएगा मारे हुए गुलफाम या मारे गए गुलफाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटे? ये मारे जाएंगे। जब ये मारे जाएंगे, और इंसान क्या करता है बेटा? इंसान अपनी एंटरटेनमेंट के लिए इन बेचारे जीवों का, इन बेजुबान जानवरों का बेटा क्या करता है बेटा? यूज करता है, तो इनकी हंटिंग भी करता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हुई हमारे समाज में डेवलप हुई। तो इन सभी समाजों के प्रति बेटा जब जागरूकता दिखाई किसने? हमारी गवर्नमेंट ने। किसने जागरूकता दिखाई? हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो समस्याएं क्या बहुत जटिल होती चली जा रही हैं, तो अपन को क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ उठापटक तो भैया करना चाहिए। उठापटक क्या है? कुछ ना कुछ तो हथकंडे अपनाओ, कुछ नियम लाओ, कुछ भी करो, लेकिन लोगों को क्या करो? ये सब काम करने से रोको, जिससे क्या हो? वनों का संरक्षण हो, साथ में किसका संरक्षण हो जाए बेटा? वन्य जीवों का संरक्षण हो जाए, कंजर्वेशन हो जाए। तो अब अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? कंजर्वेशन। काय का कंजर्वेशन भैया? वाइल्ड लाइफ का और फॉरेस्ट का। ठीक है, इन दोनों का कंजर्वेशन। ठीक है, तो भैया सबसे पहले जो मेन मोटिव था वो किसको बचाना था भैया? वाइल्ड लाइफ को ही बचाना था। ठीक है, वन्य जीवों को ही बचाना था, क्योंकि वन में रहने वाले जीव थे वो धीमे धीमे क्या होते चले जा रहे थे? खत्म होते चले। अब कंजर्वेशन तो करेंगे, लेकिन पहले इससे पहले क्या पढ़ लेंगे? कंजर्वेशन से पहले इसका बेटा बेनिफिट देख लेंगे। क्या देख लेंगे बेटा? बेनिफिट देख लेंगे, मतलब फायदा क्या होगा इसको कंजर्वेशन करने का। यहां तक जिसको समझ में आ गया हो, फायदा बोलते हैं किसको? बेनिफिट को। और कंजर्वेशन माने होता है संरक्षण। क्या होता है बेटा? संरक्षण। ठीक है, ठीक। तो क्या क्या बेनिफिट होगा? तो पहला तो होगा तुम्हारा इकोलॉजिकल, लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट बता रहा चीजें हैं ये। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या होगा बेटा पहला फायदा भैया? क्या होगा? इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या होगा भैया? इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। क्या होगा बेटा? पर्यावरण का जो संतुलन है वो क्या होगा बेटा? बना रहेगा, या पर्यावरणीय संतुलन बना रहेगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा। ठीक है, इसको कंजर्वेशन करने का। दूसरा फायदा क्या होगा? वाइल्ड लाइफ जो है आपकी क्या होगी? वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव। क्या होगा बेटा? वन्य जीव। ठीक है, संरक्षित होंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्या होगा? कंजर्वेशन हो जाएगी, संरक्षित होंगे। मतलब यहाँ पे जो जानवर जितने भी रह रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे मरने से या शिकार खेले जाने से। ठीक है, तो ये दो जो फायदे हैं वो तो आपके सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको आगे और फायदा बता रहा हूँ। तो बेटा जी यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला जो है आपका यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट है ना, अगर अपन इनको बचाएंगे ना तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है अपना, क्या बेटा? लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो होगा ना वो बचा रहेगा। आप कहोगे सर लाइफ सपोर्ट सिस्टम में क्या आता है? तो वाटर आएगा यहाँ पे, और क्या आएगा बेटा? यहाँ पे एयर आएगा, और क्या आएगा बेटा? यहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम में आपका वाटर, एयर, और क्या आएगा बता दो जल्दी से, बोलो। सॉइल आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? आपकी सॉइल आ जाएगी। ठीक है, ETC। अब
पानी पीते हो, आप हवा से सांस लेते हो, सॉइल से, यहाँ से आपको क्या मिल रही है, भोजन मिल रहा है, यहाँ से मिट्टी में क्या होता है, भोजन पैदा होता है। अगर आप जंगलों को बचाओगे, यहाँ से रहने वाले जीवों को बचाओगे, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक आपकी सुरक्षित होती चली जाएंगी। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ कंजर्वेशन की हमें जरूरत आखिर क्यों पड़ी, पहले वो भी आप समझ लो। कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा प्यारा भारत था, वो भारत बेटा क्या रहा था, अंग्रेजों का गुलाम रहा था। क्या रहा था बेटा, अंग्रेजों का गुलाम रहा था, ठीक है। कॉलोनियल रूल रहा था हमारे इंडिया के अंदर। क्या रहा था, कॉलोनियल रूल, ठीक है। कॉलोनियल रूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक शासन। क्या बोलते हैं बेटा, औपनिवेशिक शासन, ठीक है। तो इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, वो सुन लो। औपनिवेशिक शासन के कारण दौरान आप सभी को बताइए, ट्रेनें जितनी भी बनाई गई हैं हमारे भारत के अंदर, ब्रिजेस जो भी बनाए गए हैं, वो सब किसने बनाए हैं बेटा, अंग्रेजों ने बनाए। अंग्रेजों जो हमें चीजें दिख रही हैं, ब्रिजेस और ये ट्रेन की पटरियां वगैरह, वो सब किसने बनाने का काम किया है बेटा, अंग्रेजों ने। तो आपकी जानकारी के लिए बेटा बता दूं कि पूरे भारत के अंदर उस समय जहाँ जहाँ रेल की पटरियां बिछाई गई, तो आपने देखा बेटा रेल की पटरियों के यहाँ पे ये जैसे ये पटरी डाल रही है, तो यहाँ ऐसे ये स्लीपर्स डाले जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये वुडन स्लीपर्स डाले जाते थे पहले के समय में। तो आप सोचिए पूरे भारत में जब रेल लाइन बिछाई गई होगी, तो कितना जो है वुडन स्लीपर जो है यहाँ से काटा गया हुआ। तो अंग्रेजों ने अनाधुंध जो है हमारे जंगलों को क्या पहुंचाया है बेटा, नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। और ये तो रहा एक चीज कॉलोनियल रूल का। और कॉलोनियल रूल ने बेटा अपनी ही फायदे के लिए जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि भाई उन्हें सुंदर मकान दिखाने हैं, उन्हें सुंदर इमारतें, या ब्रिटेन में उन्हें जरूरत पड़ रही है, इंग्लैंड में जो है उन्हें जरूरत पड़ रही है लकड़ी की, तो किसी भी चीज़ के लिए तो लकड़ी कहाँ से जानी है बेटा, भारत से ही जाती थी, भारत से ही कट कट के। और काफ़ी सारी जो है तस्करी भी यहाँ पे की गई, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बेटा जंगलों को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। औपनिवेशिक शासनकाल में हमारे जंगलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तो हमारी जो सरकार थी, आज़ादी के बाद सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि हमें क्या करना चाहिए, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन करने के मैंने फायदे आपको बता दिए। अगर वो आपके पेपर में अगर 2 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो आप लिख देना कि भैया क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना देता है और लाइफ सपोर्ट सिस्टम बन जाता है आपका, ठीक है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इकोलॉजिकल बैलेंस, ये 2 पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को लिख देना। आपको दैट सेट 2 नंबर में से आउट ऑफ 2 नंबर वो दे देगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। जो भी बच्चा ये बेटा ये शॉर्ट नोट्स बेटा मेरे बना के चलेगा, तो वो रिवीजन के टाइम पे बिल्कुल भी परेशान नहीं होने वाला है। जो क्वेश्चन आंसर जो आप पढ़ोगे ना, वो तुरंत याद होते चले जाएंगे। बस रिवीजन आप इन वीडियो से अगेन एंड अगेन जो है अपना करते रहें, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे बेटा हम रैपिड रिवीजन वाली जो है वीडियो वो भी लेके आएंगे, तो एक वीडियो में 1 शॉट रिवीजन पूरा का पूरा, ठीक है। अगर आप लोग अगर डिमांड करेंगे लाइव क्लासेस की, तो हम कुछ टाइम बाद जो है लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों ने बेटा इतना लिख लिया होगा, और इसके बाद बेटा अपन जो है अब पढ़ने वाले हैं आगे की तरफ कि कंजर्वेशन कैसे और क्या किया गया, बेनिफिट भी देख लिए, सब चीजें देख ली, और इसके लिए अपनी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, ठीक है। इन सब के बारे में बेटा अपन पढ़ेंगे। या जो संरक्षण था वो क्यों किया गया, ठीक है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं बेटा 1972 का साल था। कब का साल था बेटा, 1972 का, ठीक है। 1972 में हमारी सरकार ने क्या किया, हमारे संसद भवन में एक बेटा वाइल्ड लाइफ एक्ट, क्या हुआ बेटा, एक वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या हुआ, पारित किया गया। क्या हुआ बेटा, वाइल्ड लाइफ एक्ट पारित किया गया। इसको बोला जाता है बेटा वन्य जीव, क्या बोला जाता है, वन्य जीव अधिनियम। इसको संरक्षण और जोड़ लो, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या है बेटा इसका नाम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। क्या पारित किया गया बेटा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बेटा पारित किया। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पारित किया गया, ठीक है। क्या पारित किया गया बेटा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट जो है पारित किया गया। कब किया गया ये पारित, 1972 में। कब किया गया बेटा, 1972 में। इसके अंदर बेटा काय की बात की गई, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की क्या की गई बेटा, बात की गई। किसके द्वारा की गई बेटा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट को जो है वाइल्ड लाइफ की जितनी भी स्पीसीज थी उनको कंजर्व करने की क्या की गई, बात की गई। आगे चल के इसी एक्ट में हमारे में 1980 से लेके 1986 के पीरियड में इनने क्या किया, इसी एक्ट को और बढ़ाया इनने, और इनने इसका एरिया जो है वास्ट किया। तो इसमें जितने भी भैया वाइल्ड लाइफ के अंदर जो है बटरफ्लाई थी ना, बटरफ्लाई, ठीक है, और मोथ्स जो थे, मतलब कहने का मतलब जो है कीट पतंगे थे आपके, क्या भैया, कीट पतंगे थे, ठीक है, कीट पतंगे आपके, ठीक है, तितलियां, कीट पतंगे, तितलियां हैं, और भी आपके जो है
ऐसे छोटे छोटे जानवर जो उड़ने वाले जो बी होती है, मतलब जो मधुमक्खी वगैरह होती है, वो सब क्या इसमें शामिल की गई 1980 से 86 तक। इसमें शुरुआत में क्या शामिल थे, तो जंगल में जो बड़े बड़े जो जीव हैं, जो 4 पैरों वाले जीव रहते हैं जो ये जंगलों में, उनको क्या यहाँ पे शामिल किया गया था। ठीक है, आगे चल के कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को, तितलियों को, इन सब को भी इसमें शामिल किया। इनको शामिल करने की सर क्या जरूरत पड़ गई, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, कीट पतंगे कहीं ना कहीं हमारी जो फूड वेव है ना, फ्यूनल वेव है हमारी, उसमें बेटा अपना बहुत अहम योगदान निभाती हैं। ठीक है, आपको इतनी कहानी बेटा आई होप समझ में आ गई होगी। इसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट को इन्होंने आगे और इसका जो एरिया वास्ट किया 1991 में। कितना किया इनने, 1991 में। और इनने जो है पहली बार जो है इसमें यहाँ पे क्या किया, इनने यहाँ पे प्लांट्स को क्या किया, शामिल कर लिया इसमें। क्या किसको शामिल कर लिया बेटा, प्लांट्स को शामिल कर लिया। प्लांट्स माने आपके बेटा यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधों को भी क्या किया इसने, शामिल यहाँ पे कर लिया। किसको शामिल कर लिया बेटा, यहाँ पे पेड़ पौधों को शामिल कर लिया। ठीक है, इतना से लिखिए जल्दी से, इसके आगे फिर बेटा और बताता हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा, जल्दी से लिख लो, फुर्ती से इसको एक शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखते चले जाना, काफी हेल्पफुल रहेंगे ये एग्जाम के टाइम पे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है बेटा जी, इनने क्या किया, कीट पतंगों को यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, इस एक्ट में जो है शामिल कर लिया। ठीक है, अब आपकी जानकारी के लिए बेटा, अब यहाँ पे बेटा हम क्या देखेंगे, अब सरकार ने हमारे ने एक काम किया, ऐसा मत सोचना कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, केवल एक्ट ही एक्ट पास किए, नहीं। एक्ट पास करने के अलावा हमारी गवर्नमेंट ने ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के लिए क्या किया, इन्होंने वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम के लिए कुछ संस्थाएं भी बनाई। ठीक है, इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट भी बनाने के काम किए। तो जो इंस्टीट्यूट थे जो इनने बनाए, तो उनको 3 फॉर्म में इनने बनाया। कितने फॉर्म में बनाया बेटा, 3 फॉर्म में। तो पहले का क्या नाम था, बायोस्फीयर। क्या नाम था बेटा, क्या बोला इनने, क्या कहते हैं पहले को, बायोस्फीयर। ठीक है, क्या बोला इनने, बायोस्फीयर। ठीक है, क्या बोला इनने, बायोस्फीयर बनाया इनने। और क्या बनाया इनने, नेशनल पार्क बनाए इनने। क्या बनाए बेटा, नेशनल पार्क्स बनाए। और इनने बेटा क्या बनाया, इनने सेंचुरी बनाई। क्या बनाई बेटा, इनने सेंचुरी बनाई। ठीक है, क्या बनाई इनने, सेंचुरी। अब क्या हो सर हिंदी में भी बता दो हमें इनको, ये बायोस्फीयर, तो बायोस्फीयर को हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, बायोस्फीयर को जैव मंडल या जीव मंडल। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा इसको, जैव मंडल। ठीक है, या जीव मंडल। नेशनल पार्क को हिंदी में बोला जाता है बेटा राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोला जाता है बेटा, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, राष्ट्रीय उद्यान। और सेंचुरी को हिंदी में बोला जाता है बेटा अभ्यारण्य। क्या बोला जाता है बेटा, अभ्यारण्य। ठीक है, क्या बोला जाता है बेटा, अभ्यारण्य। ठीक है, इन्होंने ये बेटा बनाए, इनमें क्या किया गया, अलग अलग प्रकार के जीवों को यहाँ पे संरक्षित करके रखा गया। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जीवों को संरक्षित करके रखा गया। लास्ट ईयर बेटा यहाँ से एक ओटी आई थी राष्ट्रीय उद्यान से कि आप किसी भी नेशनल पार्क का एक नाम बताइए जो कि मध्य प्रदेश में हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2-3 नाम लिखा देता हूँ, आप लिख लो, हो सकता है अगेन वो ओटी पूछ ले। तो सभी लोगों ने बेटा क्लास 8 में एक नाम याद किया हुआ, कान्हा नेशनल पार्क का। ठीक है, किसका नाम याद किया हुआ, कान्हा नेशनल पार्क का। किसका नाम याद किया हुआ बेटा, कान्हा नेशनल पार्क का। ठीक है, और क्या नाम हो सकता है यहाँ पे बता दो जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या नाम हो सकता है कान्हा नेशनल पार्क के अलावा बेटा, है कूनो लिख लो, एक तो कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, क्या लिख लो बेटा, कूनो, या फिर KUNO कर लो यहाँ पे, क्या लिख लो बेटा, कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, क्या कर लो यहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क कर लो। ठीक है, कूनो के बाद और क्या कर सकते हो बेटा, बांधवगढ़ कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, बांधवगढ़। ठीक है, क्या कर सकते हो यहाँ पे, बांधवगढ़। ठीक है, तो ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ के हैं बेटा, MP के हैं। ये 3 मैंने लिखा दिए हैं। अगर आपको बेटा और ज़्यादा की अगर लिस्ट चाहिए हो तो बता देना, मैं औरों की लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और मैं ऐसी क्लास बना के आपको पूरे के पूरे मैप से जो है पूरे के पूरे राष्ट्रीय उद्यान समझा दूंगा MP के, क्योंकि MP से OT बन जाती है। बट आपको इतनी ज़्यादा मेहनत इनमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर OT आएगी तो मात्र और मात्र जो है 1 नंबर की OT आएगी केवल राष्ट्रीय उद्यान से। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और हो सकता है कि इस चैप्टर से 2+2 में यानी 4 नंबर का आना है, को दोनों 2-2 नंबर के क्या पूछ ले, वो क्वेश्चन पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ के 1 नंबर की OT पूछ ले, और वापस से फिर से 1 नंबर की OT पूछ ले, वो मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर की एक्सरसाइज। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी बन रही है। और ऐसा भी हो सकता है भाई 3 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ के 1 नंबर की OT पूछ ले वो। ये 3 प्रकार की जो है पॉसिबिलिटी इस 4 नंबर वाले चैप्टर से जो है आपके सामने बनती हैं। ठीक है, इतनी कहानी बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके आगे
चलते हैं भाई कि अपन को क्या कराना है। ठीक है, देख लो भैया अगला टॉपिक कौन सा है आपका। अगला टॉपिक है बेटा आप सभी का, देखो 1972 वाला मैंने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट आपको पढ़ा दिया है। इसके तहत इन्होंने एक्ट बना दी है हमारी गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बायोस्फीयर रिजर्व आपके नेशनल पार्क और सेंचुरी की भी क्या कर दी, स्थापना कर दी, जिससे क्या हो बेटा इनका संरक्षण बना रहे, किसका, वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, अब इसके आगे जो भैया यहाँ पे कुछ बात करेंगे हम कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चीजें या सर्वे और करवाए, जो स्पेशलिस्ट थे उनके द्वारा बेटा और सर्वे किए गए, और ये चीजें निकल के आई कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज थी, यानी जिनका क्या किया गया है, शिकार ज्यादा खेला गया है, जिन स्पीसीज का क्या किया गया है बेटा, शिकार ज्यादा खेला गया है, तो उन स्पीसीज को क्या करना, उनको क्या किया इनने, चिन्हित किया इनने, किया और जो एंडेंजर्ड यानी एकदम खत्म होने की कगार में जो स्पीसीज पहुंच गई थी, उनके लिए इन्होंने क्या किया, उनको एक लिस्ट तैयार करवाई, उस लिस्ट के अंदर रखे, और इनने फिर क्या किया, उनका प्रोजेक्ट उनके ऊपर चलाना चालू कर दिए। तो काफी सारे जो है नाम आपकी किताब में दिए हुए हैं, उन सब के सब नाम आपको एक बार पढ़ लेना है कि किन किन के ऊपर जो है उनने प्रोजेक्ट चलाया है, और इन सब में आपको केवल एक का ही नाम यहाँ पे डिटेल में जो है आपको किताब में समझाया गया है, उसका नाम भैया प्रोजेक्ट टाइगर। काय का नाम है भैया, प्रोजेक्ट टाइगर। तो अब अपन जो पढ़ेंगे ना वो काय के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी उससे पहले मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, तो आप देख लो या किस किस के बारे में जो है गवर्नमेंट ने क्या चलाया बेटा, प्रोजेक्ट जो है चलाया है। ठीक है, उनको संरक्षित करने के लिए। ठीक है, इतनी कहानी तो बेटा आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। इतनी भैया मेरा आप सभी लोगों से क्या है, एक निवेदन और रहेगा, कृपया मेरी इस वीडियो को क्या कर दें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और अपने प्यारे गुरुजी का क्या कर दें, थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। बस इतना सा ही मैं आपसे ये चाहता हूँ। ठीक है, यही बेटा आप फीस समझ लो इसको, चाहे बेटा आप इसको पारितोषिक समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, आप लोगों का प्यार समझ लो, जो है वो आपके लाइक और कमेंट ही है मेरे लिए। ठीक है, मैं यहाँ इतनी गला फाड़ रहा हूँ, एक घंटे तक बेटा इतनी लंबी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप सभी लोग इतना तो मेरे लिए कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, तो आपको बता देता हूँ पहले क्या, जो प्रोजेक्ट चलाए गए वो किसके ऊपर चलाए गए, तुम्हारे प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर चलाया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, आता है बोर्ड में, ध्यान रखना प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, अगला जो तुम्हारा चलाया गया वो किसके लिए चलाया गया, तुम्हारा प्रोजेक्ट किसके लिए चलाया गया, तुम्हारा प्रोजेक्ट एशियाटिक चीते के लिए। ठीक है, एशियाटिक चीते के लिए चलाया गया। ठीक है, एशियाटिक तुम्हारा जो चीता था उसके लिए चला, नाम लिखते हैं हिंदी मीडियम वाले भी साथ में। अगला किसके लिए चलाया गया भाई साहब, काले हिरण के लिए, या इसको बोलेंगे ब्लैक बक। क्या बोलेंगे इसको, ब्लैक बक बोलेंगे, इसको बोलेंगे हिंदी में क्या, काला हिरण। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, काला हिरण। और क्या बोलेंगे भाई साहब, और किसके लिए चलाया गया यहाँ पे है, बंगाल टाइगर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको भी इसी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, एशियाटिक चीता हो गया, और एशियाटिक एलिफेंट तुम्हारा। ठीक है, क्या भैया, एशियाटिक एलिफेंट। ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट के लिए भी इनने क्या किया भाई साहब, एक प्रोजेक्ट। ठीक है, और प्रोजेक्ट कौन सा चलाया गया, एक घड़ियाल, प्रोजेक्ट घड़ियाल। ठीक है, जो कहाँ पाया जाता है, घड़ियाल। घड़ियाल कहाँ पाया जाता है, चंबल नदी में। कोई पूछे आपसे घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ बना हुआ है, तो वो बना है बेटा कहाँ पे, चंबल नदी में। घड़ियाल संरक्षण केंद्र कहाँ है, ऐसा ओटी एमपी से, एमपी का पेपर है बेटा, आप एमपी बोर्ड ही दे रहे हो तो एमपी से चीजें वो पूछना लाजमी है इस किताब से। तो जहां बात एमपी की आएगी वहां ध्यान रखना, घड़ियाल जो संरक्षण केंद्र है वो कहाँ है बेटा, आपके कहाँ पे है घड़ियाल संरक्षण केंद्र, एमपी में है। लाइट जा चुकी है तो भैया बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अपन ने क्या कर दिया है, इसका फ्लैश ऑन कर दिया है, एक्सटर्नल सोर्स जो है लाइट का अपन ने ले लिया है। तो इस वीडियो को अपन थोड़ा सा फिर भी समझ लेते हैं, तब इस अगला जो वीडियो में चालू करेंगे वो प्रोजेक्ट टाइगर से हुआ पढ़ाना अपन क्या करेंगे, चालू करेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था भारत के अंदर, 1971 में आया था। कब आया था बेटा, 1971 में ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका आया था। ठीक है, तो ये और भी यहाँ पे 2-3-4 स्पीसीज के नाम हैं, उनके बेटा आप सभी लोग बेटा बुक में देख लेना अपने अपने, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और जुड़े रहें हमारे इस चैनल से, द आर के गुरुजी से। और सभी के लिए, सभी को तब तक के लिए शुभ रात्रि और राम राम। ठीक है, धन्यवाद।